दोस्तों, राम राज को भगवान ने एक ऐसी कला दे रखी थी, खाना बनाने की कला, कि वो जिसको भी खाना बनाकर खिलाता था, लोग अपने हाथों की उंगलियां तक चाट लेते थे। अजब का उसमें भगवान ने कूट कूट कर ये कला भरी थी। और रामराज का जो काम था वो यही था कि वो लोगों के यहाँ जो बड़े फंक्शन आयोजित होते हैं, बड़े समारोह आयोजित होते हैं, चाहे वो शादी का फंक्शन हो या कोई और फंक्शन हो, लोग रामराज को ही पूछते थे। रामराज का अपने एरिया में एक बहुत बड़ा नाम था। रामराज कुछ दिन बाद वो काम छोड़ देता है क्योंकि उसे परदेश जाना था। दरअसल उसके काम छोड़ने के पीछे का जो रीजन था, रामलाल की उम्र अब करीब 25-26 साल हो चुकी थी और उसने अब शादी कर ली थी और उसकी पत्नी शकुंतला अब गर्भवती हो चुकी थी। और अब उसकी खर्चा जो वो घरों में जाकर समारोहों में काम करके खाना बनाया करता था, जो पैसा मिलता था उससे अब पूरी खर्चा नहीं हो रही थी घर की, परिवार की। इसलिए रामराज से उसकी पत्नी शकुंतला कहती है कि देखो, अब एक दुनिया में हमारा बच्चा भी आने वाला है, हमारी एक संतान भी आने वाली है। अब इन कामों से हमारा घर, हमारा परिवार नहीं चलने वाला है। तुम ये सब काम छोड़ दो और कहीं तुम परदेश चले जाओ। अब रामराज थक हार कर अपनी पत्नी की कही गई बातों का उसके दिमाग पर बहुत दूर तक असर होता है और काफी दिन सोचने के बाद वो प्रण कर लेता है कि अब मैं गांव में नहीं रहूंगा, मैं परदेश चला जाऊंगा। कुछ दिन बाद ही परदेश चला जाता है। परदेश के एक होटल में उसे शेफ की खाना बनाने की नौकरी मिल जाती है और उसे अच्छी खासी पगार मिलने लगती है। अब इधर उसका एक बच्चा, उसका एक बेटा उसके जीवन में आ चुका था, यानी कि ईश्वर ने उसे एक बेटा भी दे दिया था। अब उसकी अच्छी खासी सैलरी थी। जब उस होटल में लोग खाने आते तो होटल के मालिक से यही पूछते कि आपके यहाँ खाना कौन बनाता है। लेकिन होटल का मालिक जब ये जानता है कि वास्तव में रामराज के हाथों में ईश्वर ने कूट कूट कर कला भरी है, तो वो रामराज को ये सब बातें नहीं बताता है, क्योंकि उस मालिक को पता होता है कि अगर मैं रामराज को ये सब बातें बता दूंगा कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो रामराज मुझसे तनख्वाह, मेरा वेतन बढ़ाने की मांग करने लगेगा। इसलिए उसका जो मालिक होता है वो उसको कुछ नहीं बताता। अब रामराज को उसी होटल में काम करते करते कई साल निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो एक बार जब गांव आता है, गांव आने के बाद वो अपने बेटे से मिलता है, गले से लगाता है, खूब सारा प्यार करता है और फिर कुछ दिन गांव में छुट्टी काटने के बाद फिर दोबारा वो अपने उसी होटल पर परदेश में नौकरी करने चला जाता है, जहां पर वो होटल में काम किया करता था। अब जब वो होटल पहुंच जाता है, फिर से जिंदगी सही तरीके से गुजरने लगती है और इधर उसकी पत्नी फिर से दोबारा गर्भवती हो जाती है। अब रामराज के टोटल 2 बेटे हो चुके थे और वो दोनों बेटे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे। पत्नी शकुंतला की लाइफ, उसका जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। रामराज की सैलरी बहुत अच्छी थी। वो जो पैसे अपने खर्चे के अलावा जो बचते थे, बचत करके अपनी पत्नी के खाते में हर महीने लगा दिया करता था और उसकी पत्नी गांव में रहकर ही अपने दोनों बच्चों को पाला करती थी। अब बच्चे समय के साथ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और रामराज अपनी नौकरी में मज गया था। लेकिन रामराज की उम्र भी अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। अचानक एक दिन उसे लगता है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मेरी बहुत ज्यादा परदेश में रहने की जिंदगी और मन नहीं कर रहा है। तो रामराज सीधा बैग उठाकर अपने गांव के लिए कूच कर जाता है और बिना बताए ही जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी जब उसे सामने से देखती है तो वो तुरंत ही रामराज से पूछती है कि आप बिना बताए कैसे आ गए। रामराज कहता है कि कुछ नहीं, बस वैसे मन किया, मैं चला आया। उसकी पत्नी उसे पानी पत्ता देती है, वो पानी पत्ता पी के आराम से बैठता है। अब उसकी पत्नी कुछ देर बाद ही उससे पूछती, आप कितनी दिन की छुट्टी लेकर इस बार आए हो? अब की बार तो कुछ दिन तुम रहो ही, आखिर तुम्हारे 2 बेटे हैं और ये दोनों बेटे तुम्हें बार बार पूछते हैं कि आखिर पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। मैं इन्हें बार बार समझाती हूँ कि बेटा, पापा तुम्हारी परवरिश के लिए तुमसे बहुत दूर पड़े हैं। अब
रामराज भी वही करना चाहता था जो उसकी पत्नी कह रही थी, लेकिन उसकी पत्नी शकुंतला चाह रही थी कि रामराज मात्र 1-2 महीने रहे, लेकिन रामराज पूरा मन बना के आया था कि अब की बार मैं परदेश वापस ही नहीं जाऊंगा। दोस्तों आगे क्या हुआ, बहुत ही पारिवारिक, बहुत ही सामाजिक कहानी है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक तो कर ही देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम फिर आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो पर हमें जिन लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला था उनके नाम सबसे पहले, फिर कहानी को शुरू करेंगे। शुभम तिवारी हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, प्रिया दुबे हैं गोरखपुर से, विनोद त्रिपाठी जी का कमेंट आया था जो रहने वाले हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, और जयपुर से कमेंट आया था विक्रम सिंह का, और नोएडा से कमेंट आया था विजय मिश्रा का। तो ये थे उन 5 लोगों के नाम जिनका प्यार और सपोर्ट हमें पिछली कहानी पर मिला था। उम्मीद है आपका प्यार और कमेंट इस कहानी पर हमें जरूर मिलेगा। दोस्तों आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है कि जब भी आप कहानी को सुनते हैं तो कहानी को लास्ट तक पूरा सुना करिए, और दूसरी चीज जब भी आप कमेंट करते हैं तो आप कमेंट में ये भी बता दिया करिए कि आप कहानी को कहाँ से देख रहे थे। उससे हमें पता चलता है कि आखिर हमारी कहानी कहाँ तक पहुँच रही है, और कहानी के बारे में आप बता दिया करिए कि कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों फिलहाल ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आपका कहानी की तरफ सीधा वापस लौटते हैं और वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कहानी को छोड़ कर आए थे। रामराज और शकुंतला का जीवन सही तरीके से चलने लगता है और रामराज अपनी पत्नी शकुंतला से कहता है कि शकुंतला देखो, मैंने परदेश की बहुत नौकरी कर ली, मेरी अच्छी खासी तनख्वाह थी, मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे बचे हुए हैं जिनसे हम आगे का जो जीवन है वो अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब मैं परदेश नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बड़ा बेटा तो देखो अब 12-13 साल का हो गया है। तो वो कहती है कि ठीक है, करना आपको ही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे परदेश ना जाने से कोई समस्या नहीं है, घर का खर्चा अच्छी तरीके से चल जाएगा, तो आप यहीं रहिए। अब रामराज परदेश नहीं जाता है, वहीं रहने लगता है। कुछ दिन के लिए वो वही करने लगता है जो अपने जीवन में सबसे पहले उसने करना स्टार्ट किया था, लोगों के घरों में कोई बड़े फंक्शन में जाकर खाना बनाना। लेकिन उसे लगता है कि अब जमाना जो है वो मॉडर्न हो गया है, जमाना जो है वो बदल चुका है। अब लोग चीज़ों को ऑनलाइन सर्च करके बुला लेते हैं खाना बनाने वाले को। दिन सोचते सोचते उसके घर का एक पड़ोसी था जिसका नाम सुजीत होता है। सुजीत से रामराज की बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन सुजीत की पत्नी वो काफ़ी साल पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी और सुजीत का एक ही बेटा था। अब सुजीत धीरे धीरे बीमार रहने लगा था। इधर रामराज जब अपने गांव वापस आ चुका था, जैसे ही उसे पता चलती है कि उसका वो पुराना यार, वो पुराना मित्र, वो पुराना लंगोटिया यार सुजीत अब बीमार रहने लगा है, तो पर डे का एक काम था कि रामराज कुछ देर जाकर अपने मित्र सुजीत के पास बैठ जाता था। अब सुजीत और रामराज दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें करते थे। अब एक दिन सुजीत रामराज से कहता है कि रामराज भाई आपसे एक बात कहनी है। रामराज कहता है कि सुजीत ऐसी क्या बात है जो तुम कहने में इतना संकोच कर रहे हो। तब सुजीत अपने इस लंगोटिया यार मित्र बचपने के रामराज से कहता है कि रामराज भाई मुझे एक चिंता और ज़्यादा बीमार कर दे रही है और मुझे एक चिंता और ज़्यादा खाए जा रही है कि मेरा एक ही इकलौता बेटा है दीपक, और दीपक मेरे रहने के बाद मुझे लगता है कि मैं अब धरती पर ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे बेटे दीपक की देख रेख कर लेना। अब वो उससे वादा करता है रामराज अपने मित्र सुजीत से कि पहली चीज़ ये सुजीत भाई कि आप ऐसा बुरा बुरा मत बोलो, ऐसा कुछ हुआ भी सुजीत भाई तो आपको अपने इस बचपने के मित्र पर भरोसा नहीं है। मैं आपके बेटे दीपक को अपने बेटे से ज्यादा मानूंगा और पूरी वैसे ही परवरिश करूंगा जैसे मेरे दोनों बेटे हैं।
अब सुजीत ये सब सुनकर खुश होता है कि चलो कम से कम मेरी पत्नी तो नहीं है, दीपक अकेला ही है घर में और मैं हूं। अगर मुझे कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता मेरी बीमारी की वजह से, तो कम से कम मेरा जो पुराना दोस्त है, बचपने का दोस्त है रामराज, मेरे बेटे की परवरिश कर लेगा और उसे अच्छी तरीके से पाल लेगा। अब कुछ दिन बाद धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और सुजीत अपनी बीमारी में और ज्यादा बीमार हो जाता है और उसका भी देहांत हो जाता है। अब उसके बेटे दीपक के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दीपक अभी छोटा था, 15-16 साल की उम्र। अब दीपक को यह समझ में नहीं आता है कि माताजी तो बचपन में ही गुजर गई थी और पिताजी भी 15-16 साल की उम्र में गुजर गए। अब उसकी परवरिश कौन करेगा? अब वो घर के खर्चे कैसे चलाएगा और किसके साथ रहेगा? अब तो दीपक बेचारा बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। लेकिन अब रामराज उसका पिता बनकर आगे आता है और दीपक को दिलासा देता है कि दीपक बेटा देखो, तुम्हारे पिता सुजीत हमारे बहुत परम मित्र थे, बचपन में हम दोनों एक साथ खेले खाए थे, इसलिए तुम बेटा टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे पिता को वापस तो नहीं ला सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पिता का वो हर फर्ज निभा सकता हूं जो एक पिता निभाता है। अब दीपक को भी अच्छा लगता है। दीपक की पढ़ाई अब धीरे धीरे छूट जाती है। अब दीपक गांव के इधर उधर के लड़कों के साथ टहलने लगा था और इधर रामराज का भी काम पूरी तरीके से छूट चुका था। उसके दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। दोनों की रामराज ने शादी कर दी थी। दोनों की बहुएं घर आने जाने लगी थी। अब रामराज कुछ दिन पहले ही बाजार में एक मार्केट में एक कमरा लेता है और कमरे में एक छोटा सा होटल खोलता है। और होटल, उसके अंदर खाना बनाने की कला तो शुरू से ही भगवान ने दे रखी थी। तो रामराज का वो होटल दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता रहता है और धीरे धीरे होटल पूरी तरीके से पूरे बाजार में, पूरे मार्केट में, पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो जाता है कि वहां पर खाना और नाश्ता बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सात्विक तरीके से मिलता है। ऐसा लग रहा था जैसे रामराज का जवानी का दिन एक बार फिर से वापस आ चुका हो। लेकिन अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उसके दोनों बेटे एक कंपनी में नौकरी करते थे 25-30 हजार की। दोनों बेटे पिता को, अपने रामराज को बिल्कुल सहयोग नहीं करते थे। एक दिन रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। उसका पिता सुबह सुबह ही जाता है, दुकान खोलता है। ग्राहकों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है दुकान में और दिन के 3 बज चुके होते हैं। 3 बजे तक रामराज ने कुछ खाया नहीं था और रामराज को तेजी से भूख लगी थी। और इधर रामराज के घर पर उसकी दोनों बहुएं, उसके दोनों बेटे घर पर ही थे। लेकिन किसी को ये परवाह नहीं थी कि वो अपने पिताजी को दुकान पर खाना पहुंचाएं, जबकि उनके घर से दुकान की दूरी महज 1 से 2 किलोमीटर थी। अब शकुंतला उठती है, अपने एक बेटे को, छोटे वाले बेटे को बुलाती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारे बाबूजी सुबह ही दुकान पे गए हैं और अभी तक उन्होंने कुछ खाना खाया नहीं है। उनकी अब उम्र हो चुकी है, 2-3 बजे का टाइम है, ऐसे में उनको समय से खाना तुम लोगों को पहुंचा देना था। तो उसका छोटा बेटा कहता है कि क्या माँ, ये मेरा ही जिम्मा है? बड़े भैया भी तो हैं, कभी उनको आपने कहा? आप तो जो पापा पैसे देते हैं उन पैसों को ज्यादा बड़े भैया को ही देती हो। हमारी पत्नी को तो आप लोग देखना ही नहीं चाहते, आप बड़े भैया को बुला लो। अब शकुंतला जैसे ही अपने बड़े बेटे के कमरे के पास जाती है, वो देखती है कमरा अंदर से दरवाजा बंद है। वो दरवाजे को खोलने का प्रयास करती है, दरवाजे पर अपने हाथ से 1-2 थापी मारती है। अब देखती है कि कुछ देर बाद उसकी बहू आ जाती है। बहू आती है, कहती है, क्या माँ जी, आज रविवार का दिन है, आज ही आपको परेशान करना था? एक दिन तो इन्हें छुट्टी मिलती है, अभी तो सोए हैं, आप जगाने आ गई। अचानक जब बेटे के कान में ये सब आवाज जाती है, वो बाहर आता है और कहता, हाँ माँ बताओ। तो उसकी माँ शकुंतला कहती है कि बेटा कुछ नहीं, तुम्हारे पिताजी सुबह ही होटल पर गए हैं और अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया है। मैंने छोटे से कहा, लेकिन छोटा मना कर रहा है, वो कह रहा है बड़े भैया को भेज दो। अब उसका बेटा कुछ देर सोचता समझता है, कहता है कि माँ कोई बात नहीं, आप खाना बना के दो। उसका बेटा अपनी माँ के हाथों से टिफिन लेता है और सीधा अपने पिताजी के होटल पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि होटल पर ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। पिताजी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन वो पिताजी का सहयोग करना नहीं चाहता है।
अचानक वो पिताजी को टिफिन पकड़ाता है और दीपक, जो कि रामराज के मित्र सुजीत का बेटा था, उसी होटल पर काम करता था। दरअसल रामराज ने सोचा था कि इसको वचन भी दिया है, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा है, मेरे दोनों बेटे मेरा सहयोग नहीं करते हैं, ऐसे में मैं ये सारे हुनर अगर दीपक को सिखा दूंगा तो कम से कम मेरे ना रहने के बाद वो अपना आजीविका चला सकता है, अपना कमाई कर सकता है। जैसे ही रामराज के बड़े बेटे की निगाह दीपक पर पड़ती है और दीपक की निगाह रामराज के बड़े बेटे पर पड़ती है, दीपक तुरंत ही आता है और रामराज के बड़े बेटे से बोलता है, अरे भैया आप। तो वो डांट कर उसे कहता है, मुझे भैया मत कहो, मुझसे ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करो। अब दीपक झेप जाता है, दीपक फिर अपने कामों में लग जाता है और रामराज खाना खाकर टिफिन अपने बेटे को वापस दे देता है। अब शाम को जैसे ही रामराज दुकान को बंद करके घर पहुंचता है, उसका बड़ा बेटा उससे कहता है कि पिताजी मुझे आपसे एक बात कहनी है। दरअसल पिताजी, मैं ऑफिस में मोटरसाइकिल से जाते जाते बहुत परेशान हो चुका हूं और मेरे पास 2 लाख रुपए की व्यवस्था है, अगर आप कुछ सहयोग कर दें तो मैं अपने लिए एक कार खरीद लूं। तो वो कहता है कि क्यों नहीं बेटा। वो अपने बेटे को एक चेक पर अमाउंट भरकर अपने बेटे को जैसे ही देता है, वो देखता है कि उसकी छोटी बहू ये सब देख रही थी और वो तुरंत ही अपने पति को जाकर बताती है, यानी कि रामराज के छोटे बेटे को जाकर बताती है। अब कुछ देर बाद ही छोटा बेटा पिताजी के पास आता है और कहता है कि पिताजी, मुझे भी आप बड़े भैया को तो इतना सब कुछ दे दिए, मैं स्कूटी से जाता हूँ, मुझे एक मोटरसाइकिल नई लेनी है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, अगर आप कुछ दे दो तो पिताजी मैं भी एक नई मोटरसाइकिल ले लूँगा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा क्यों नहीं, हम तुम्हारे लिए ही तो कमा रहे हैं, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, तुम्हारे लिए ही जो कुछ कर रहे हैं, सारा पैसा मेरे ना रहने के बाद तुम लोगों का ही है। अंततः उसको एक चेक काट कर दे देता है अपने छोटे बेटे को। छोटा बेटा भी जाता है, बड़ा बेटा कार लेकर आता है और छोटा बेटा नई बाइक लेकर आता है। लेकिन लाने के बाद दुनिया को, गांव को, मोहल्ले को मिठाई खिलाई जाती है खुशी में, लेकिन रामराज को नहीं पूछा जाता है, यानी पिता को और माता जी को दोनों बेटे नहीं पूछते हैं। और इधर दीपक हर चीज में रामराज का वैसे ख्याल रख रहा था जैसे एक बेटा ख्याल रखता है। वो सुबह सुबह ही घर पर पहुंच जाता था, दुकान की चाबी लेता था, दुकान खोलता था, रामराज की पूरी तरीके से सहायता कर चुका था। एक दिन दोस्तों शाम की बात होती है, रामराज सारा काम निपटाने के बाद जब ग्राहक खत्म हो चुके थे, तब दीपक से कहता है कि दीपक, मैं अब घर जा रहा हूं, तुम दुकान को बंद करके चाबी लेकर आ जाना घर पे ही, और घर पे चाबी अपनी माता जी को, यानी कि उसकी पत्नी शकुंतला को दे देना। वो कहता है ठीक है बाबू, प्यार से रामराज को बाबूजी ही कहता है। तो वो कहता है कि ठीक है बाबूजी, मैं चाबी दे आऊंगा, आप परेशान मत होइए, आप जाइए। लेकिन जैसे ही रामराज अपने घर के लिए पैदल ही घूमते टहलते निकलता है, अचानक से आ रही एक कार जो अनियंत्रित होकर सीधा उसके ऊपर आ जाती है, सीधा रामराज को रौंदती हुई चली जाती है। कुछ दूर की बात थी, जैसे ही ये बात धीरे धीरे दुकान तक, दीपक तक पहुंचती है, दीपक बेचारा बिना दुकान को बढ़ाए ही भागता हुआ उस भीड़ में पहुंचता है और जैसे ही रामराज को देखता है, उसके पैर की नीचे की जमीन खिसक जाती है। सीधा भागकर रामराज के घर पहुंचता है, उसकी पत्नी शकुंतला को ये सब बातें बताता है। कुंतला धीरे धीरे अपने बेटे को फोन करती हैं। अब टाइम 7 बज चुका था और उसके दोनों बेटे 9-10 बजे तक रात में ऑफिस से आते थे। उसके दोनों बेटे कहते हैं कि माँ जी, आप पिताजी को कहीं हॉस्पिटल में भर्ती कर दो बगल में, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 1-2 घंटे बाद ही आ पाएंगे, इतना जल्दी नहीं आ पाएंगे, कैसी चोट आई है कैसी नहीं। अब उसको भर्ती कर दिया जाता है, रामराज का इलाज चलने लगता है। अब धीरे धीरे दुकान खोलने का सिलसिला दीपक के हाथों में आ जाता है। दीपक ही रोज दुकान खोलता था, दीपक ही रोज दुकान बंद करता था। दुकान का सारा लेखा जोखा दीपक के पास ही रहता था। इधर रामराज की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी और उसके दोनों बेटे और दोनों बहुएं मात्र एक दिन 5 मिनट के लिए हॉस्पिटल में देखने जाते हैं। एक दिन तो उसकी पत्नी शकुंतला, यानी दोनों बेटों की माँ, उनसे कहती है बेटा कुछ दिन देख रेख के लिए अपने पिताजी को
आप जो है अपने ऑफिस से एक एक करके बारी बारी से, अगर इकट्ठे नहीं मिले बारी बारी से छुट्टी ले लो। लेकिन दोनों बेटे ये कहकर मना कर देते हैं कि माताजी अगर मैं छुट्टी ले लूंगा तो मेरी तनख्वाह, मेरे पैसे कट जाएंगे। अब दोनों बेटे छुट्टी नहीं लेते हैं। लेकिन ईश्वर का शुक्र कहिए कि रामराज अब धीरे धीरे चल सकता था। लेकिन जब रामराज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, उसे हॉस्पिटल वाले बाहर निकालते हैं, तो उसकी पत्नी शकुंतला को बताते हैं कि दरअसल रामराज के सर में ज्यादा चोटें आने की वजह से, उसके सर से खून ज्यादा निकल जाने की वजह से उसकी याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है। वो न किसी को पहचान सकता है और ना ही कुछ बता सकता है और ना ही उसके अब कोई याददाश्त बची है। अब रामराज एक जिंदा लाश हो चुका था। रामराज कुछ दिन अपने घर पर रहता है। उसकी पत्नी शकुंतला जब देखती है दोनों बेटों और दोनों बहुओं का बर्ताव, तो अपनी बेटी को फोन करती है। उसकी बेटी तुरंत ही आती है। उसकी बेटी हॉस्पिटल में भी अपने पिता की बहुत सारी मदद करती है, अपनी माँ की बहुत सारी मदद करती है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में पैसों की जरूरत होती है तो बेटी दामाद दोनों तन्मयता के साथ अपने माता पिता के मुसीबत में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अब जब उसकी बेटी ये सब बात सुनती है कि उसके दोनों भाई और दोनों भाभियां उसके खुद के माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो सीधा अपने मायके आ जाती है और अपनी माँ से कुछ देर बैठकर बातें करती है। और बातें करने के बाद उस दिन छुट्टी का दिन होता है, दोनों भाई दोनों भाभियां सामने ही सोफे पर बैठी होती हैं। उसके बाद वो अपने माँ को लेकर कहीं जाने लगती है। तैसे ही दोनों बेटे और दोनों बहुएं कहते हैं कि देखो, अगर आप घर छोड़कर जा रहे हो और माँ को लेकर जा रहे हो तो इनको किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? ये पिताजी को जिनका एक्सीडेंट हुआ है, अब इनको हम ही ढोएंगे, हम ही इनका जो है परवरिश करेंगे। तो वो कहती है कि 10 मिनट रुको, हम आ रहे हैं। और 10 मिनट बाद वो आती है और कहती है कि देखो वो आ गए हैं, अब वही निर्णय करेंगे। अचानक दोनों बेटे और दोनों बहुएं देखकर, जो व्यक्ति निर्णय करने के लिए आया था उसको देखकर खड़ी हो जाती हैं। दरअसल वो कोई और नहीं था बल्कि एक कोर्ट का बड़ा वकील था, जिसे बहुत सारे लोग जानते थे ऐसे फैसले करवाने में। अब वकील आता है और कहता है कि देखिए, दरअसल रामराज अभी जिंदा हैं और उनकी पत्नी भी जिंदा है। ऐसे में जिस घर में आप रह रहे हैं ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से उनके अधिकार में है और ये पूरी प्रॉपर्टी उनकी है। आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, आप दोनों बेटे जल्द से जल्द उनका मकान खाली कर दीजिए। दोनों बेटे बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं, दोनों बहुएं भी बहुत हैरान परेशान हो जाती हैं। वो तमाम मिन्नतें करती हैं, थाने में भी जाती हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं होनी थी, क्योंकि अभी माँ और पिता जिंदा थे और दोनों ही उस असली प्रॉपर्टी के असली वारिस थे। अब 1 महीने का समय आ जाता है और बाकायदा फोर्स आती है और दोनों बेटों के सामान को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। और बाहर फेंकने के बाद वो दोनों बेटे अपना किराए का मकान ले लेते हैं और रहने लगते हैं। अब बेटी भी अपने ससुराल चली जाती है और इधर अब घर में सिर्फ 2 लोग रह रहे थे। एक दीपक, जो रामराज के मित्र सुमित का बेटा था, जो उसके दुकान में कामकाज में हाथ बढ़ाता था, और दूसरा उसकी पत्नी। धीरे धीरे उसकी पत्नी सुमित्रा की भी तबीयत खराब रहने लगी। अब सुमित्रा अपने बेटी के यहाँ चली जाती। उनकी जिंदगी हंसी खुशी ठीक ठाक से गुजर रही थी, लेकिन सुमित्रा की जो तबीयत थी वो धीरे धीरे और ज्यादा खराब होने लगती है। और एक दिन दीपक सुमित्रा से कहता है कि माँ जी, मैं अब कम से कम 1 हफ्ते दुकान पर नहीं जाऊंगा, यानी कि 1 हफ्ते दुकान बंद रहेगी। तो वो कहती है कि बेटा ऐसा क्यों? तो वो कहता है, माँ, ऐसे पैसे का क्या मतलब, ऐसे धंधे का क्या मतलब, ऐसे दुकान खोलने का क्या मतलब? एक तरफ आपकी तबीयत खराब है और मैं ऐसे में दुकान खोलूं, ये उचित नहीं लगता है। अचानक सुमित्रा उठती है और उस दीपक को अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि तू किस जन्म का कर्ज चुका रहा है मेरा? लगता है कि पिछले जन्म का मेरा कोई कर्ज है, असल में बेटा तू ही है। और फिर अपनी बेटी को बुलाती है और बेटी को बुलाने के बाद कहती है कि बेटी, मुझे कोर्ट चलना है, अभी के अभी चलना है। उसकी बेटी कहती है कि माँ, ऐसी क्या बात हो गई कि जो आप इतनी जल्दबाजी में हो, आखिर मुझे बताओ तो करना क्या है? तो वो कहती है कि बेटी, मेरे जीवन के कम ही दिन बचे हैं और ऐसे में मैं चाहती हूँ
कि सिर्फ तुम मुझे कोर्ट ले चलो, मात्र 10-15 मिनट के लिए। मुझे अधिकारियों से, कोर्ट में जज से कुछ बात कहनी है। अब उसकी बेटी अपने कार पर अपनी माँ को, दीपक को, सबको बैठा कर लेकर कोर्ट जाती है और कोर्ट में उसकी माँ पहुंचने के बाद कहती है कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, मेरी जो भी जायदाद है, मेरे दोनों बेटों के चलन ठीक ना होने के कारण, चूंकि उन्होंने मेरे पति के एक्सीडेंट के बाद भी उनको सहयोग नहीं किया, उनको देखने तक नहीं आए, उनकी दुकान में किसी प्रकार से सहायता नहीं की, जबकि उन्होंने पूरी जिंदगी कमाकर इन दोनों बेटों को पाला, इनकी शादी की, इनकी परवरिश की, इनके लिए कार खरीदी, इनके लिए मोटरसाइकिल खरीदी, हर वो चीजें वो पिता करता रहा जो एक बेटे को चाहिए होता है। लेकिन इन लोगों ने एक भी उसका मान नहीं रखा। इसलिए साहब, मैं अपनी समस्त जायदाद से इन्हें बेदखल करती हूँ और जो भी मेरे पास अभी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है मेरे पति की, वो सारी प्रॉपर्टी मैं 2 भागों में करना चाहती हूँ, 2 लोगों को देना चाहती हूँ। अब सामने जो कुर्सी पर साहब बैठे रहते हैं वो कहते हैं कि किसको किसको, तो वो कहती है कि मेरा असली वारिस बेटा दीपक और दूसरा मेरी बिटिया। अब वो अपनी प्रॉपर्टी उसी अधिकारी के सामने पूरे होशो हवास के साथ 2 लोगों को दे देती, राज के दोस्त के बेटे दीपक और अपनी बिटिया के नाम कर देती है। दोस्तों, आज समय भी ऐसा है, बहुत सारे ऐसे मामले आपको सुनने में आते होंगे जब माँ बाप किसी मुसीबत में, किसी समस्या में फंसे होते हैं, तो आज के हिसाब से उनकी जो संतानें होती हैं उनको उस तरीके से सहयोग नहीं करती हैं जिस तरीके से उन्हें सहयोग करने की अपेक्षा होती है। हर माँ बाप बुढ़ापी में यही चाहता है कि आने वाले समय में जब वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, तो उसकी संतान उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। जिस तरीके से उसने अपने बच्चे की छोटेपन में, बचपने में परवरिश की थी, वैसी ही परवरिश उसकी संतान उसके बुढ़ापे में करे। लेकिन आज की संतानों के बारे में कुछ कहना नहीं है, उसके लिए आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि माँ बाप अगर आपसे अपेक्षा कर रहे हैं तो आप भी तन्मयता से, अपनी मेहनत से, अपना दिल लगाकर उनकी उस ख्वाहिशों को, उनकी उन इच्छाओं को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, आप कहानी कहाँ से सुन रहे थे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है। क्या जो रामराज की पत्नी शकुंतला ने किया वो उचित था या जो दोनों बेटों ने किया वो अनुचित था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।